हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों आप लोग का एमटीएस का एग्ज़ाम जो 2023 का है, अप्रैल के महीना में शुरुआत होने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम की आपकी तैयारी कैसी चल रही है थोड़ा मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं लेकर आ गया हूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों एमटीएस का, उसका 7 नंबर वीडियो यानी 7 शिफ्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जिसमें आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 7 जुलाई 2022 के दिन पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए, कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे। और इस 25 प्रश्न को दोस्तों हम लोग डिटेल्स के साथ देखते हैं। अगर जो भी पुराने छात्र हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको भी पता चल जाएगा। पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा मकसद यही होता है कि हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको 2-4 प्रश्न हर एक प्रश्न के साथ बताते चले, क्योंकि दोस्तों जब आप इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे तो पक्का 100% चांस बन जाता है कि आपके पेपर में प्रश्न लड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम अगर क्रैक करना है दोस्तों तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ होना चाहिए और मजबूत पकड़ होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को थोड़ा पहुंचाते रहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। देखिए दोस्तों पर्वतीय वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो आपका सही उत्तर है देवदार। तो देवदार जो वृक्ष है दोस्तों पर्वतीय वनों में पाया जाता है। अब आप बोलिएगा कि सर ये पर्वतीय वन कहाँ पाया जाता है, तो चलिए सुनते रहिए मेरी बातों को। देखिए पर्वतीय वन जो है दोस्तों असम में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बात करें दोस्तों कि नागालैंड में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। असम, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये राज्यों में दोस्तों पर्वतीय वन पाए जाते हैं। जहाँ पहाड़ी है दोस्तों वहाँ पर्वतीय वन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी पर्वतीय वनों को आपको कहीं कहीं दोस्तों अल्पाइन लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। इसी पर्वतीय वन को अल्पाइन भी दूसरे शब्दों में बोला जाता है, ठीक। इतना। अब बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में। आपके पेपर में तो देवदार पूछ लिया है, आने वाले परीक्षाओं में दोस्तों फर्न अगर पूछता है तो आप बोलिएगा कि पर्वतीय वन है। चिलगोजा का नाम आप लोग सुने हैं दोस्तों, चिलगोजा जो है एक पर्वतीय वृक्ष है, ध्यान रखेंगे, पर्वतीय वनों में पाया जाता है चिलगोजा। तो देवदार, फर्न, चिलगोजा ध्यान रखिएगा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। चलिए आपके सामने है सवाल नंबर 2। चपचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों चपचार कूट उत्सव की बात करें, बहुत चर्चे में रहा है दोस्तों, और यह लगातार 2 साल से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है कि चपचार उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे मिजोरम में मनाया जाता है दोस्तों। चपचार कूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करें दोस्तों गोवा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आप लोग नाम सुने होंगे, साओ जोआओ, नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साओ जोआओ, ठीक है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में एक सरहुल नामक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, जिसको दोस्तों फूलों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि फूलों का त्योहार किस उत्सव को बोला जाता है जो झारखंड में मनाया जाता है, तो वो है दोस्तों सरहुल, याद रखिएगा। केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में आपका हो जाएगा ओणम, आप लोग को तो याद होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों विशु, विशु उत्सव दोस्तों नया साल पे केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 3 का। ऐसे ही दोस्तों हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है, हर एक प्रश्न को, जिससे दोस्तों आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। आप वीडियो के दौरान बने रहें और दोस्तों स्किप ना करें, ठीक है। स्टडी वीडियो है तो स्किप नहीं किया जाता है दोस्तों, जो भी बताया जाता है सिर्फ आप ही के लिए बताया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। मानव की आहार नाल में विल्ली कहाँ पाई जाती है। ये दोस्तों विल्ली, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे दोस्तों तो बिल्कुल आसानी से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर की दिया हुआ है। तो दोस्तों छोटी आंत हो जाएगा,
मानव की आहार नाल में विल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है दोस्तों। उंगली जैसा दोस्तों इसका आकृति होता है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको विल्ली बोला गया है। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करें इस प्रश्न का। देखिए छोटी आंत के बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है डुडेनम, दूसरा होता है दोस्तों जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। क्या होता है दोस्तों? इलियम। याद रखिएगा ये तीनों भाग किसके? छोटी आंत के हैं। अब कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो बताना है 6 से 7 मीटर छोटी आंत की लंबाई है, ठीक है। और बड़ी आंत की अगर पूछ ले तो दोस्तों 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है आपके बड़ी आंत की लंबाई। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है और भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों वह है पंजाब, ठीक है। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई है जिसमें दोस्तों गतका, याद रखिएगा क्या पूछा गया है? गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के पंजाब राज्य में इसका उत्पन्न हुआ है दोस्तों, ध्यान रखेंगे गतका का। नेक्स्ट, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए सबसे शुरुआत में दिया है बक्सर का युद्ध 1764, बिल्कुल सही है दोस्तों, 1764 में ही बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757, ये भी सही है, तो हमारा राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यानी कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। अब आइए थोड़ा डिटेल्स की बात करते हैं। आप लोग बताइए कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, फटाफट आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तब तक मैं बताता हूँ प्लासी का युद्ध के बारे में। देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये दोनों के बीच प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अब आपको बताना था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो हेक्टर मुनरो और मुगल नवाब की सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये सारे फैक्ट आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है कि पांडुलिपियां सामान्यतः किस पर लिखी जाती थी? तो दोस्तों ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी ना पांडुलिपियां, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पांडुलिपियां जो है सामान्यतः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों मन लगा के तो आपको इस प्रश्न से तो सामना अब तक हो चुका होगा, ठीक है। तो पांडुलिपियां सामान्यतः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कोई डिटेल्स की जरूरत है नहीं, वन लाइनर के फॉर्म में बस आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, थोड़ा सा इस सवाल को हम लोग छोटा करेंगे। चलिए देखिए, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया? तो दोस्तों वो है एलन मस्क। एलन मस्क 2022 में दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में इनको जाना गया। फोर्ब्स जो कि जारी करता है दोस्तों रियल टाइम अरबपति की सूची, और उसमें टॉप किया है एलन मस्क, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 का बी के बारे में सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। किसके रूप में जोड़ा गया था? तो दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया दोस्तों 43 बी, ध्यान रखेंगे हमारे संविधान में। यानी कि 43 के बी में दोस्तों राज्य नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा डिटेल से देख लिया जाए। जी बिल्कुल देख लिया जाए। देखिए मौलिक अधिकार, आप लोग फटाफट इसका अनुच्छेद बताइए तो कहाँ से कहाँ तक है? मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो दोस्तों 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। और भाग 3 में आता है ना मौलिक अधिकार, तो 12 से 35 आपका अनुच्छेद हो गया और भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार। अच्छा, आप लोग को मौलिक कर्तव्य कितना दिया गया है संविधान में? तो आप बोलिएगा फटाफट कि 11। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। देखिए
सवाल नंबर 9, वर्षा को किस नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों रेन गेज हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो वर्षा को रेन गेज उपकरण द्वारा मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन में आपको दिख रहा है अल्टीमीटर। देखिए अल्टीमीटर से क्या किया जाता है, आपको पता है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। तब तक मैं ये दो बताता हूँ। पिरानी गेज, कभी नाम आप लोग सुने हैं? देखिए दोस्तों, बहुत निम्न दाब अगर आपको चेक करना है कि कितना है, बहुत निम्न दाब यानी कि बहुत कम दाब को अगर आपको मालूम करना है तो पिरानी गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बैरोमीटर, देखिए बैरोमीटर तो बिल्कुल आसान है, बार बार पेपर में देखने को मिलता है। तो वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है। अब अल्टीमीटर आपको मैंने बताया था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो दोस्तों इससे ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है? ऊंचाई मापी जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों मणिपुरी हो जाएगा। तो गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं, दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारा फर्ज है कि आपको बता दें कि कथकली से संबंधित कौन व्यक्ति है। क्या आपको पता है कि उदय शंकर, संताराम, कौन दोस्तों? शांताराम और रुक्मणी देवी जो है दोस्तों आपके कथकली नृत्य से संबंधित हैं। बिहू की बात किया जाए दोस्तों तो बिहू के हो जाएगा, कहाँ का है दोस्तों बिहू? बताइएगा। असम। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम इसको सवाल के रूप में आपसे पूछा भी था और आपने सही उत्तर भी दिया था। तो यूपी का है कथक, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और कथक से मोस्ट फेमस व्यक्ति है दोस्तों बिरजू महाराज। कौन है दोस्तों? बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। और इनके साथ एक और नाम याद रखिएगा दोस्तों, कथक से सीताराम। कौन दोस्तों? सितारा देवी। क्या याद रखना है? सितारा देवी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो दोस्तों वो हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो नींद की बीमारी के लिए दोस्तों प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब नींद की बीमारी को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इंसोमनिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंसोमनिया बोला जाता है नींद की बीमारी को। और किसके कारण? तो प्रोटोजोआ के कारण ऐसी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है अपने बल्ले से तो बल्लेबाज को आउट घोषित किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगर कोई भी बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा करता है और विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद पर 2 बार बल्ला चलाता है, 2 बार बल्ले से हिट करता है गेंद को, तो उसे आउट घोषित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। जो भी क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बिल्कुल मज़ेदार सवाल है दोस्तों। ठीक है। और जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल यह सवाल है, क्योंकि ऑप्शन भी काफ़ी शानदार तरीक़ा से दिया गया है। बल्लेबाज को चेतावनी दी जाती है। इस पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर 100% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं जानते हैं तो उसमें से दोस्तों 80% बच्चे चले जाएंगे कि बल्लेबाज को चेतावनी दी जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे बल्लेबाज को डायरेक्ट आउट घोषित किया जाता है अगर वह 2 बार गेंद को हिट करे अपने बल्ला से तो। ठीक है। नेक्स्ट, हरि प्रसाद चौरसिया एक किस चीज़ के वादक है आपको बताना है? तो बांसुरी ना। बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। और हरि प्रसाद चौरसिया लगातार 20 सालों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके नाम पे। तो हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ऑप्शन में आपका शहनाई दिख रहा है। शहनाई कौन बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि हमारे शहर से दोस्तों संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है दोस्तों, तो हो जाएगा नागर शैली। नागर शैली आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। खजुराहो मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बात करें दोस्तों
द्रविड़ शैली में कौन सा मंदिर है? तो तंजौर। अगर आप लोग देख रहे हैं मेरा घटना चक्र जो किताब करा रहे हैं उसमें आपको तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों, कम से कम 3 से 4 बार मैंने बताया है, ठीक है। और देखिए आपके 2022 के पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, खजुराहो मंदिर का शैली बताना है तो नागर शैली, और द्रविड़ शैली में दोस्तों कौन मंदिर है? तो तंजौर का दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों वेसर शैली में कौन सा मंदिर है? तो ऐहोल का दोस्तों लड़खाना मंदिर जो है दोस्तों वो आपका वेसर शैली में तैयार किया गया है, ठीक। नेक्स्ट, सरकार द्वारा यानी किस सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया? तो वो था दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, बार बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो हो जाएगा अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। तो टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिस गेल किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए तो थोड़ा। क्रिस गेल किस खेल से जुड़े हैं और किस देश के हैं, ये दोनों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था? तो दोस्तों वो है सिक्किम। अगर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? तो वह है दोस्तों बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम अगर पूछता है तो वो है दोस्तों सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक जनगणना नहीं हो पाया है, तो 2011 जनगणना आपके एग्जाम के लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो दोस्तों। तो 35 वर्ष दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा है। 35 वर्ष से अगर नीचे हैं आप तो राष्ट्रपति का चुनाव में आप भाग बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो आसानी से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो याद रखिएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट, यदि U वस्तु दूरी हो, V प्रतिबिंब दूरी हो और F गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है दोस्तों? तो हो जाएगा 1/में V प्लस 1/में U बराबर 1/में F। ये है दोस्तों आपका दर्पण सूत्र, ध्यान रखेंगे, रट लीजिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आता है तो आप इस पर रख के आसानी से बना सकते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह है दोस्तों गोवा में। तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा प्रथम कितने ईस्वी में राजा बना था? तो दोस्तों 985 ईस्वी में राजा बना था राजराजा प्रथम, जो कि चोल शासक था। और दोस्तों घटना चक्र की किताब अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस प्रश्न को मैंने कम से कम 2 बार डिस्कस कर रखे हैं। तो दोस्तों घटना चक्र की किताब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए हर एक वीडियो को मैं पूरे जोर शोर से पढ़ाना चाहता हूँ, मन लगा कर पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वही प्रश्न दोस्तों बार बार आपसे पूछे जाते हैं। लैंग्वेज बदल सकते हैं, सवाल हूबहू आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग उस किताब की वीडियो को भी ज़रूर देखिए दोस्तों, पक्का आपको एग्जाम के समय में उस किताब का महत्व पता चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भगत सिंह और बीके दत्त ने किस केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, यानी कब फेंका दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया है। किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों 1929 आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। रट लीजिए, ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट,
तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट यानी 2011-2012 किस पर आधारित थी दोस्तों? वो है दोस्तों गरीबी पे। सचिन तेंदुलकर से आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर के पास बहुत सारा पैसा है, तो किस पे खर्चा करेंगे? अमीरों पे तो करेंगे नहीं, किस पे खर्चा करेंगे? गरीबों के ऊपर करेंगे दोस्तों। तो याद रखना है, तेंदुलकर समिति रिपोर्ट 2011-12 गरीबी पे आधारित थी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब्स का सृजन होगा? तो 60 लाख। ये सवाल अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप करते हैं। अगला सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भवही किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? दोस्तों 2019 का एमटीएस उठा लीजिए ना, सीजीएल उठा लीजिए 2018-19 का, सिचेसल उठा लीजिए, आपको पता चलेगा कि जो यह भवही सवाल है दोस्तों, नाट्य शैली है, यह सवाल लगातार पूछा गया था। तो दोस्तों भवही किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ तो अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा, मेरा भी मनोबल थोड़ा ऊपर चला जाएगा और क्या होगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा ही लेना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सीधे आपके मोबाइल के स्क्रीन पे नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।